नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। आमतौर पर हम अपने देश में इस बात को लेकर एक असंतोष से गुजरते हैं कि आरक्षण के कारण हम सामान्य वर्ग के लोगों में उस तरह के उन्नतिपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन की बात नहीं कर पा रहे हैं जैसा आरक्षण की पूर्व हुआ करती थी, जिस तरह का वर्चस्व हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ जिनको आरक्षण मिल रहा है उनमें भी एक असंतोष है कि आरक्षण के नियम तो बनाए गए लेकिन उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत राज्यों को इस बात के लिए अधिकृत भी किया गया है कि जहां पर नौकरियों में पर्याप्त रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है या जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण के द्वारा एक सकारात्मक भेदभाव करते हुए उस मुख्य धारा में लाया जाए। लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य कुछ और है, क्योंकि शिक्षा में हमने साक्षरता का स्तर ज़्यादा बड़ा कर लिया है। अभी शैक्षिक रूप से पढ़े लिखे और पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल डिग्री बटोरने वाला नहीं, पढ़ा लिखा वह व्यक्ति कहलाता है जिसमें तर्क हो। और तर्क इस बात पर होना चाहिए कि जो राज्य की परिभाषा है उसकी सबसे पहली शर्त है भूखंड, और हमारे देश के जो भूखंड का विस्तार है उस पे जो कृषि योग्य ज़मीन है उन सभी के अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों के जनसंख्या विशाल होती जा रही है। जहां एक तरफ इस विशाल जनसंख्या का एक पहलू ये है कि लोग यह मान के चलते हैं कि उनके घर काम करने वाले हाथों की संख्या बढ़ती है, वहीं पर भारत में स्वतंत्रता के बाद एक यह भी विचारधारा पल्लवित हुई कि सदन में पहुंचने का सबसे सरल माध्यम यह है कि हम जाति धर्म विशेष के लोग उतनी पर्याप्त मात्रा में हों कि हम अपने मतों के द्वारा अपने सदस्यों को जनप्रतिनिधि बनाकर संसद में, विधानसभा में भेज सकें। इन दोनों विचारधाराओं के अनुनाद में जब कोई देश फंसता है तो निश्चित रूप से एक असंतोष पैदा होता है। वह एक अलग मुद्दा है कि क्या वैश्विक परिदृश्य में किसी देश में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो भविष्य में उसके कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह वैश्विक लेवल पर जनसंख्या कम हो रही है बहुत से देशों की, वहाँ के लोगों में जनसंख्या घनत्व कम हुआ है, और जिस तरह से बहुत से देश आकर्षक पैकेज देकर वैश्विक स्तर पर इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि उनके देश में लोग आए रहें, नौकरी करें, शादी करें, वह इस बात की ओर तो इंगित करता है कि गिरमिटिया अवधारणा से हटकर अब गरिमापूर्ण तरीके से भी लोग दूसरे देशों में जा सकते हैं, अपने मन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जा सकते हैं, और इस बात के लिए दूसरे देशों में उन्हें सम्मानजनक तरीके से धन, पैसा, आवास, नौकरी सब कुछ मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या पूरी तरह से नकारात्मक पहलू ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने भी यह कहा है कि जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे संबंधों का विकास भी ज़्यादा होता है, और यह बात सत्य भी है। क्योंकि जैसे अंधेरे में रहने वाले लोग डर जाते हैं और उस डर में आप किसी अनजान व्यक्ति को भी साथ में पाकर मजबूती महसूस करते हैं, ऐसे जनसंख्या के विस्तार में बेरोजगारी, महंगाई, आवास, भोजन सभी की समस्याओं के कारण, चाहे धार्मिक आधार पर या जाति के आधार पर, शैक्षिक आधार पर, लोग एक सूत्र में बंधकर सामूहिकता के आधार पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो सबसे कठिन पहलू है वह यही है कि क्या जनसंख्या इसलिए बढ़ानी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसी भी धर्म विशेष के, किसी भी जाति विशेष के लोग सदन में पहुंच सकें। और यही कारण है कि एक बार
आज मैं जब एक आलेख को देख रहा था तो मुझे लगा कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन चूँकि मानवाधिकार पर कार्य करता है, और मानवाधिकार का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हमें खाना नहीं मिला, हमें भोजन नहीं मिला, इस बात को भी रखने के लिए प्रयासरत रहता है कि वास्तव में हम क्या कृत्रिम रूप से मानवाधिकार की स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं, क्या कृत्रिम रूप से हम गरिमापूर्ण जीवन के विपरीत कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं यह वीडियो आपके सामने रख रहा हूं कि जब संविधान के मौलिक अधिकारों में हम बात करते हों, चाहे संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) की बात करें, उन सब के दायरे में रहते हुए क्या राज्य सरकारों को इस आधार पर भी देखना चाहिए कि जिन्हें आप दबा कुचला पिछड़ा मानते हो, समझते हैं कि वह बौद्धिक रूप से उस तरह के नहीं हैं कि वह सामान्य वर्ग का मुकाबला कर सकें परीक्षाओं में, ऐसी स्थिति में मत देने की स्थिति में भी उनको क्यों यह मान लिया जाए कि वह सामान्य तरीके से तर्क के द्वारा यह समझ सकते हैं कि किसे मत दे रहे हैं और किसे नहीं। वैसे तो बुद्धि सभी में समान होती है, फेरो ने कहा है, और मानव जितने भी पृथ्वी पर हैं सभी में माना जाता है कि सभी में बुद्धि समान होती है। लेकिन जिस तरीके से एक परंपरा इस तरह की बन रही है कि हम सदन में जनसंख्या के आधार पर कैसे पहुंच सकते हैं, वहां यह बात आवश्यक है कि हम इस बात की भी संकल्पना करें कि जनसंख्या के इस तरह के दावानल को रोकने के लिए क्या वोट की राजनीति, मत देने के अधिकारों पर भी बात होनी चाहिए। वैसे तो मैंने एक वोटरशिप पर वीडियो बनाया था। वोटरशिप एक ऐसी अवधारणा है जो भारत में तो आज तक प्रचलित हो ही नहीं सकी, क्योंकि आपके एक मत देने से जनप्रतिनिधि को जो सुख मिलते हैं, सुरक्षा मिलती है, पेंशन मिलती है, क्या उतने अनुपात में एक मतदाता द्वारा जो मत इस देश में दिया गया, क्या उसे भी पूरे जीवन काल में उस एक मत का प्रयोग करने के कारण वह सारे लाभ मिलते हैं। राज्य के द्वारा किया गया कार्य, सड़क बनाना, पानी का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, नौकरी, यह तो एक सामान्य उदाहरण है। लेकिन आपने अपना जो एक कीमती वोट दिया है, जिसके कारण जनप्रतिनिधि भी एक राज्य में रहते हुए उन सारे सामान्य लाभों के अलावा एक विशिष्ट लाभ भी पाता है, क्या देश का नागरिक अपने उस एक मत के उसमें क्या कोई विशिष्ट लाभ पाता है, यह एक अलग विषय है। लेकिन उसी वोटरशिप की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यह समझना चाहता था कि आपके सामने यह बात रखूं कि जिस तरीके से लोगों के मतों का एक सामान्यीकरण किया गया है कि हर व्यक्ति 18 साल का अगर हो गया है तो वह मत का प्रयोग कर सकता है, उसमें इस बात की भी अवधारणा को सम्मिलित किया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति द्वारा समाज के निर्माण, राज्य के निर्माण, देश के निर्माण में कैसा योगदान किया जा रहा है। और सबसे सरल कार्य उसमें मालूम होता है कि जो लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं वह सरकार को चलाने, देश को चलाने के लिए जो टैक्स देते हैं, भारत का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हर चीज़ पर टैक्स देता है। आप जितनी भी खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं, जितने भी अपने संसाधन खरीदते हैं, भौतिक, सभी पे टैक्स दे रहे हैं। इसलिए जो लोग टैक्स देने के योग्य हो गए हैं और जो टैक्स देने के योग्य नहीं हैं, उन दोनों के बीच में एक विभेद होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं भारत में जो 30% अपनी आय का टैक्स दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी आय है उसका जो 30% टैक्स दे रहे हैं वह देश के निर्माण में राज्य के लिए सबसे बड़ा उनका सहयोग है। तो निश्चित रूप से ऐसे अभिजात्य वर्ग के लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनके अधिकार भी कुछ ज़्यादा होने चाहिए। उनके अगर कोई व्यक्ति 30% टैक्स दे रहा है, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो उनके मतों को भी एक मत के अनुरूप नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 30% टैक्स दे रहा है उससे उस 30% के सापेक्ष कम से कम 30 वोट, एक व्यक्ति अगर अपना वोट कास्ट करेगा तो वो 30 वोट के बराबर होना चाहिए।
और यह ठीक उसी तरह से है जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। तो जो 30% टैक्स दे रहा है वहाँ पर धन के आधार पर नहीं है, वहाँ अनुपातिक होता है। लेकिन मैं यहाँ धन के आधार पर जो 30% टैक्स दे रहा है वह 30% 30 वोट देगा। जो 20% टैक्स देता है उसके वोटों की संख्या, एक बार अगर वह किसी जनप्रतिनिधि के लिए कॉस्ट करता है अपना वोट, तो 20 वोट हो। और जो 10% टैक्स दे रहा है उसके वोट 10 हों। जो 5% कर रहा है उसका वोट 5 हो। और जो सामान्य कर रहे हैं वो सभी 1 वोट के बराबर हों। लेकिन भारत की जनसंख्या की विभीषिका में भी जो लोग भारत की जनसंख्या को न समझते हुए जनसंख्या बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं और उसे अपना एक प्राकृतिक गुण मानते हैं, उन्हें मत देने का राइट होना चाहिए। लेकिन उस मत में उनके जिनके हम दो हमारे दो की अवधारणा में बच्चे हैं, उन सभी को एक एक मत का राइट होना चाहिए। इस मत के राइट के बाद अगर वो टैक्स में आते हैं तो जैसा मैंने विभाजन किया वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो टैक्स नहीं पे कर रहा है लेकिन उसके घर में परिवार का समूह 6 से ज़्यादा है और उसने 4 से ज़्यादा संतान पैदा कर रखी है, तो ऐसे दंपतियों का मत का राइट आधा वोट होना चाहिए। जब वो दंपति दोनों वोट डालेंगे तो फिर वो मिलाकर 1 वोट होना चाहिए। तभी वह समझेंगे कि जनसंख्या में उनके द्वारा किस तरह के कार्य को करने का परिणाम देश के तक गया है। अगर उन दंपतियों से जो 4 बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, 8-18 साल के हो जाते हैं, तो उनको स्वतंत्र रूप से जब तक वह टैक्स पेयर नहीं बनते हैं 1 मत का राइट होना चाहिए। लेकिन अगर 18 साल से कम के हैं और उनके 4 बच्चे हैं तो पति पत्नी को सिर्फ आधा वोट का राइट होना चाहिए। ऐसा करने से वोटिंग राइट के कारण जो एक धीरे धीरे स्थितियां पैदा की जा रही हैं कि हम मत के आधार पर जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजेंगे, वह एक खराब स्थिति है जहां पर तर्क के आधार पर, विमर्श के आधार पर चुनाव नहीं होंगे, बल्कि भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद पे ज़्यादा कुछ बढ़ जाएगा। धार्मिक राजनीति ज़्यादा हो जाएगी, जाति राजनीति ज़्यादा हो जाएगी। उसको रोकने के लिए क्या इस तरह के चुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए? क्या टैक्स के आधार पर वोटों की गणना होनी चाहिए? क्या बच्चों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए? इसी बात को आपके सामने रखने के लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाया है। आशा है आप इसे सुनेंगे और अपने कमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि भारत एक खतरनाक स्थिति में है। सीमाओं की सुरक्षा तो दूर की बात है, आंतरिक रूप से हम जिस प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या के असंतुलन के बीच रह रहे हैं, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी के बीच हम एक कश्मकश महसूस कर रहे हैं, उसमें राजनीति पर भी हमें विचार करना होगा। और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है ताकि हम आप मिलकर इस विचार को आगे ले जाएं, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, ताकि आने वाला देश एक सुंदर देश बने। अपने कमेंट कीजिएगा ज़रूर और इस वीडियो को दूर तक ले जाइएगा। नमस्कार।